एक ज़माना था जब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई थी और पिछले 20 साल में स्वास्थ्य सेवा में बिहार में काफ़ी सुधार हुआ है। और इसी के संदर्भ में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है जन स्वास्थ्य का मंगल काल। और मंगल पांडे जी को सर्वाधिक 6 साल तक स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला है। कई इन्होंने क्रांतिकारी काम किया है, प्लस कई विकास के काम किए हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, और एक पुस्तक लिख डाला है जो कि 208 पन्ने का है। और इसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जो हैं स्वास्थ्य सेवा को लेकर, उसका जिक्र है इस पुस्तक में। हम जानना चाहेंगे मंगल पांडे जी से कि मंगल पांडे जी, आपने ये पुस्तक लिखा है आरोग्य पथ पर बिहार, जन स्वास्थ्य का मंगल काल। तो सूचीबद्ध तरीके से बताएं कि कैसे ये से मंगल काल हम माने बिहार के लिए। देखिए, एक तो ये विचार मेरे मन में इसीलिए आया कि 2005 के पहले का बिहार मुझे याद है। उस समय भी मैं पॉलिटिकल वर्कर था और गांव से लेकर शहर तक घूमता था। तो मेरे मन में विचार आया कि 2005 के पहले का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेल्थ सर्विसेज था और आज जो है उसमें आसमान पाताल का अंतर आ गया है। और ये अंतर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने 2005 के बाद, मेरे पूर्ववर्ती मंत्रियों ने मिल के इसको लाया। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि गरीबों को स्वास्थ्य सेवा मिले, उसको ज़मीन पे उतार के लाया। तो मेरे मन में ये संकल्पना आई कि इन विषयों से समाज को अवगत कराना चाहिए। फिर विषय ये था कि ये इतना बड़ा सेक्टर है कि इसमें कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ समाप्त करूँ। तो सबसे पहले मैंने विभिन्न शीर्षक के अंदर जो चैप्टर्स हैं, इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स 21 चैप्टर हैं। तो मैंने सबसे पहले विषय वस्तु लिखना शुरू किया कि चैप्टर कौन कौन बनाऊंगा इस पुस्तक के अंदर, कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं जिसको दुनिया देखती है और उसके आधार पर निर्णय करती है कि उस राज्य की स्वास्थ्य सेवाएँ कैसी हैं। तो जो मैंने काम किए थे, फिर अलग अलग मैंने वो 21 चैप्टर बनाए। उसमें 20 चैप्टर जो है वो हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, एक पर्सनल है। तो ये 20 चैप्टर का नामकरण जब मैंने किया, फिर उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ 2005 के बाद से, और ख़ास करके जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था उस वक्त उसमें क्या चेंजेज हुए, चाहे वो गांव का अस्पताल बनाना हो या जिले का या पटना का पीएमसीएच जैसा अस्पताल जो दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल है और उसका उद्घाटन फर्स्ट फेज का 25 फरवरी 2025 को होने जा रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या उसके अंदर अस्पतालों में दवाइयों को पहुंचाने की बात हो, जिसमें आज बिहार पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवाई पहुंचाने में अव्वल है, 1 नंबर पर पिछले 3 महीने से लगातार। उसकी दवा पहुंचाने की बात हो या मरीजों को टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस देने की बात हो, वो लाइन लगाना, लंबा लंबा कागज पे काम होना, उसको कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ के उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, वो परिवर्तन हमने किया। वो पुराना मुझे याद था, वो बेड, वो कुर्सियाँ, वो व्हील चेयर, ये सब जो होते थे वो लगता ही नहीं था कि किसी बड़े अच्छे राज्य का ये हॉस्पिटल है। उन सारे चीज़ों में चेंजेस हमने लाए हैं। कुल मिला के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बदलने की कोशिश की। फिर मरीज को तुरंत कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए। आपको ध्यान में होगा कि क्या स्थिति थी यहाँ के एम्बुलेंसेस की, और आज आप जब कहीं भी बिहार में निकलते हैं तो कैसा एम्बुलेंस, देश में जितने भी बड़े राज्यों के अंदर जो अच्छे एम्बुलेंस है वो सारा एम्बुलेंस आज बिहार के अंदर है। आज एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस हमारे हर ब्लॉक्स में। तो ट्रांसपोर्टेशन को कैसे हमने ठीक किया। इम्यूनाइजेशन बहुत बड़ा चीज़ होता है। आज बिहार टीकाकरण में पूरे देश में नंबर 1 पे है। आज 93% इम्यूनाइजेशन है। इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट किए हम लोगों ने। क्या क्या एफर्ट किया है उसके अंदर संक्षेप में, चूंकि बहुत विस्तार से नहीं लिख सकते, तो स्वास्थ्य तो बहुत बड़ा सेक्टर, संक्षेप में उसको मैंने डाला है। उसी प्रकार से मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से छोटे बच्चों का मोर्टेलिटी, मदर्स हेल्थ, एक एक काम, ऐसे स्टंट, बहुत सारी चीज़ हैं जिन क्षेत्रों में लगातार हमने बेहतर काम किया, अच्छे परिणाम दिए, और आज उसी के कारण देश के स्वास्थ्य मानक जब बनते हैं तो स्वास्थ्य मानक अच्छे दिखते हैं
और उसका कारण ये होता है कि बिहार का जो स्वास्थ्य मानक बहुत बढ़िया हो गया, इसलिए देश का स्वास्थ्य मानक आज बेहतर हो गया। देख सकता हूँ कि जैसे पहले किसी ग्रामीण इलाके में लोग बीमार होते थे तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में रेफ़र होते थे, तो उसमें गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे। पटना मेडिकल कॉलेज था, दरभंगा था, भागलपुर था। लेकिन आज जो है बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए और साथ साथ रूरल एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई, पीएचसी हुई, एपीएचसी हुई। लेकिन चैलेंजेस अभी भी ग्रामीण स्तर पर काफ़ी हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स ठीक से उपलब्ध नहीं होते हैं। अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया है, जो हम लोग घूमते हैं गांव देहात में, उसको कैसे दुरुस्त करने की कोशिश करें? अब आपने ठीक कहा। पहले जब मैं मंत्री बना और जब 2005 के पहले तो इस राज्य में कुल 8 मेडिकल कॉलेज ही होता था, और जब मैं मंत्री बना उस वक्त 11 हुए थे। आज 22 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 14 पाइपलाइन में हैं जो तैयार हो रहे हैं। आज से 4 साल के बाद इस राज्य में 36 मेडिकल कॉलेज होगा। तो जिले 38 हैं। जिले 38 है, ऑलमोस्ट अधिकतर जिलों में हमारा मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मेडिकल कॉलेज होगा तभी ना डॉक्टर बनेगा। जो डॉक्टर की कमी की बात आप कर रहे हैं, इस तरफ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ध्यान ले गए और उनके नेतृत्व में जो देश में काम हुआ उसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल में आज़ादी 47 में मिली, 2014 तक 67 साल में जितने मेडिकल कॉलेज खुले थे 373, उससे दुगना नंबर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, जब आज 760 से अधिक मेडिकल कॉलेज इस देश के अंदर हो गए। तो मेडिकल कॉलेज बढ़ा तो हमारे पास डॉक्टर बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। और हमने मेडिकल कॉलेजेस की ही पढ़ाई नहीं ठीक की, यहाँ पे फार्मेसी की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिहार से बाहर हजारों की संख्या में बच्चे जाते थे, आज फार्मेसी पढ़ने बाहर नहीं जाना होता है। आयुर्वेद, आज नर्सिंग की पढ़ाई, नर्सिंग पढ़ने बाहर नहीं जाना होता है। एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई भी अब बिहार में होती है, जो पहले कोई साउथ इंडिया में जाता था या दिल्ली राजस्थान जाता था। आज आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुष के सेक्टर में जिस प्रकार से बिहार में हम काम कर रहे हैं, देश के शायद ही किसी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बहाली, जो आप कहें कि डॉक्टरों की कमी, बिहार इकलौता राज्य है जिसने एक साथ 2901 आयुष डॉक्टरों की बहाली अभी 8 महीने पहले की। मेरा जो पीछे का 5 साल का कार्यकाल था उसमें 30,000 से अधिक नियुक्तियां मैंने डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ्स की किए थे। और अभी भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मानव बल की अभी और ज़रूरत है। अभी हमने 41,500 लोगों की और वैकेंसी निकाल के, जो डिफरेंट हमारे आयोग हैं जो चयन करते हैं, उन सभी आयोगों को हमने वो सारी प्रक्रिया पूर्ण करके भेजा कि भाई इतने लोगों का चयन करके आप जल्दी से दे दो। तो हम लगातार विकास किए हैं। और मैंने इस पुस्तक में भी लिखा है कि हम कोई लक्ष्य को हासिल कर लिया ऐसा नहीं है, ये एक पड़ाव है। और पड़ाव है मतलब हमको आगे का रास्ता अभी तय करना है। तो आपने जो इशारा किया वो समझदारी विभाग को है कि हमको अभी मानव बल के लिए काफ़ी काम, टेस्टिंग लैब्स भी बहुत चेंज हुआ है। आप पूरे देश में कहीं पहले एक RT-PCR लैब पुणे में होता था, आज बिहार में हर जिले में RT-PCR लैब है और किसी किसी जिले में तो 2-2, 5-5 लैब है। आज 100 से ज़्यादा RT-PCR लैब बिहार के अंदर, ऐसे कई जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, ये पहले कोई सोचता नहीं था बिहार में इस तरह के लैब होते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हुए हैं। आपको चैलेंजेस क्या लगता है आगे? होगा वो 2019 की पीकू बच्चों का घटना मुजफ्फरपुर का, और जो AES हुआ था, उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज बनाया वहाँ भी मैंने एक रिसर्च के लिए अलग से एक फ्लोर पे पूरा सिस्टम डाला। और वर्ल्ड क्लास देश का सबसे बड़ा पीकू हॉस्पिटल वो मुजफ्फरपुर में, और आप देखे होंगे 2019 के बाद पूरी तरीके से हम लोगों ने नियंत्रित किया। तो ऐसे कई चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना का था जिसको आप सब लोगों ने देखा है। उस चैलेंज से बिहार को हम लोगों ने बाहर निकाला था। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस पुस्तक के माध्यम से हमने जो रास्ते सफ़र तय किए हैं उसकी जानकारी भी दी है, आगे जो लक्ष्य है उसके बारे में भी इसमें चर्चा किया है। और ये सब कुछ जो हुआ है उसमें जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का टीम है, जो हमारे SCS से लेके हमारी आशा की कार्यकर्ता तक है, मतलब टॉप टू बॉटम पूरा लोग एक टीम के साथ काम किया है, आगे भी करेगा और हम और बेहतर परिणाम अपने CM और PM के नेतृत्व में देंगे। मैं देख रहा हूँ इस पुस्तक में सबसे आखिरी में आपने अपने राजनीतिक गुरु सुशील मोदी जी की तस्वीर
के साथ अंत किया है। तो क्या इस पुस्तक में आपको लगता है कि लिखने में सुशील मोदी की प्रेरणा है, सुशील मोदी को याद कर रहे हैं? तो नहीं, मुझे ये सब सर्वविदित है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया 1989 से मैंने अपनी राजनीति जीवन शुरू की थी, और 93 के बाद जब प्रदेश स्तरीय राजनीति में मैं आया तो उस वक्त सुशील मोदी जी बिहार के सर्वोच्च नेता थे। 95 के बाद वो विधानसभा में विरोधी दल के नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के फेस रहे, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हमको बहुत लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला, और उनका पूरा स्नेह और विश्वास मेरे ऊपर रहता था। इसीलिए पूरे राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण काम की जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी, और उनका भरोसा जो होता था, मैं कोशिश किया कि उन भरोसों पे खड़ा उतर के बेहतर काम करूं। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी जो मैंने काम किया, उसमें भी उनका बहुत गाइडेंस रहता था। तो सुशील जी मेरे जीवन में बहुत महत्व है उनका, और मैं जो कुछ आज यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल है। नहीं, बिल्कुल। जैसे अभी नंदकिशोर जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सुशील मोदी ने उनसे कहा था कि मंगल पांडे आगे का राइजिंग स्टार है। मैं बता दूं, उन्होंने ये बात मुझे भी कई बार कहा था। तो बहुत बहुत शुभकामना आपको इस किताब के लिए। आगे जो चैलेंजेस हैं उसको भी आप पार पाएँ, क्योंकि बिहार नेगेटिव ग्रोथ से आज पॉजिटिव ग्रोथ में आया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें कोई डाउट नहीं है, सुधार की काफ़ी संभावनाएँ हैं, खासकर ग्रामीण स्तर पर, जो कि गवर्नर साहब राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी कह रहे थे। और मैं ज़रूर कल्पना करूंगा कि ये मंगल काल आगे तक भी बना रहे, मंगल काल, और आप ऐसे ही स्वास्थ्य सेवा में अग्रसर भूमिका निभाते रहें। और आपको बहुत बहुत शुभकामना। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।